विकास और राधिका की नई नई शादी हुई थी। दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, जिस कारण विकास को बारात लेकर दूसरे शहर में जाना पड़ता है। क्या नए जोड़े ने अपनी सुहाग रात ट्रेन में मनाई? जानने के लिए देखिए ट्रेन में सुहाग रात। राधिका के घर पर खुशियों का माहौल था। घर में शहनाई की आवाज गूंज रही थी। इधर बाराती खाना खा रहे थे और उधर शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। हमें कल सुबह 10 बजे ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना होना है। इतनी भी क्या जल्दी थी समधी जी। आप लोग 1-2 दिन रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। राधिका हमसे इतनी दूर जा रही है कि उससे मिलना भी जल्दी नहीं हो पाएगा। बहन जी, आप तो जानती हैं कि ट्रेन से दिल्ली से मुंबई तक जाने में पूरा 24 घंटा लगता है। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो अपने अपने काम पर जाने वाले हैं, उनको जल्दबाजी है, इसलिए हम कल का ही टिकट हमें करवाना पड़ा है। ठीक है भाई साहब, मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करवा देती हूँ। इस तरह निर्मला सफर में बारातियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। उधर राधिका की शादी होने लगती है। शादी संपन्न होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं। शादी संपन्न होते ही विकास को बहुत तेज भूख लग जाती है। वो भूख से बेचैन इधर उधर देखने लगता है। क्या बात है विकास जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। विकास की शादी में उसकी बड़ी भाभी कंचन भी उनके साथ आई थी। उसने आकर अपनी देवरानी से कहा, मैं बताती हूँ देवरानी जी, दरअसल देवर जी को भूख लगी होगी क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी चाय नाश्ते की आदत है ना। तभी राधिका की माँ निर्मला सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आती है। ये लीजिए दामाद जी, चाय नाश्ता कीजिए। मैंने सारे बारातियों के लिए चाय नाश्ता भिजवा दिया है और रास्ते के लिए खाना भी बांध दिया है। आप लोग ट्रेन का खाना मत खाना। विकास ने देखा कि नाश्ते में समोसे, कचौरी और तरह तरह की मिठाइयाँ थी। विकास सुबह जल्दी नाश्ता जरूर करता था, लेकिन उसे नाश्ते में हल्की चीजें खानी पसंद थी, जैसे कि सैंडविच, पोहा, उपमा इत्यादि। अरे इतनी हैवी चीज तो मैं कल रात में ही खाया था, सुबह भी यही सब खाना पड़ेगा। अरे यार, अब इस शादी वाले घर में हल्का नाश्ता मुझे कौन बना कर देगा। अब तो यही खाना पड़ेगा लगता है। ऐसा सोचकर विकास ने नाश्ता कर लिया। सभी बारातियों ने भी नाश्ता कर लिया। इसके बाद राधिका की विदाई की रस्में होने के बाद सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। विकास बेटा, मैं सभी बारातियों के लिए 3rd AC कोच बुक कर दिया हूँ, लेकिन तुम्हारे और राधिका के लिए 1st क्लास AC का कोच बुक किया हूँ। जी पिताजी। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ जाती है और सारे बाराती अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कंचन विकास और राधिका को उनके AC कोच तक छोड़ने के लिए जाती है। उन दोनों ने देखा कि ट्रेन में फूल और गुब्बारों से एक केबिन सजाया हुआ था। ये सब किसने किया? ये सब मैंने किया है। देवरानी जी, आज आपकी और देवर जी की सुहागरात है। आप दोनों खूब एंजॉय कीजिएगा। बाकी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर कंचन हंसने लगती है। वहीं राधिका शर्म के मारे लाल हो जाती है। अरे भाभी, आप भी नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? भला ट्रेन में कोई अपने सुहागरात में आता है क्या? हाँ, क्या भाभी? अरे कोई नहीं मानता तो आप मना लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कंचन वहां से चली जाती है और दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। विकास और राधिका की अरेंज मैरिज थी। राधिका ने शादी के बाद अपने सपने संजोए थे। कंचन की बातों ने राधिका के दिल में कुछ हलचल सी पैदा कर दी थी। वो ट्रेन में सुहागरात के सपने देखने लगी। कंचन भाभी ठीक ही तो कह रही थी। यहाँ मेरे और विकास जी के अलावा और कोई नहीं है। पूरे 24 घंटे हम यहाँ अकेले हैं। यहाँ मैं विकास जी से अपनी सारी बातें कह सकती हूँ। और वैसे भी आज तक किसी ने ऐसे ट्रेन में सुहागरात नहीं मनाई होगी। अगर हमारी सुहागरात ट्रेन में मनेगी तो कितना अच्छा होगा। राधिका मन ही मन अभी सोच ही रही थी कि तभी वहां पर एक टीटी आ जाता है। सीट नंबर 91-92 किसका है ये? जी हमारा ही है, राधिका और विकास के नाम से होगा। टिकट दिखाइए। टिकट तो मेरे पिताजी के पास है और वो भी AC कोच में ही है। देखिए जनाब, ऐसे काम नहीं चलेगा। टिकट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। और ठीक है, मैं पिताजी को फ़ोन करके बोलता हूँ कि वो हमारा टिकट व्हाट्सअप कर दें। जल्दी कीजिए, मेरे पास और भी काम है, इतना वक्त नहीं है, मैं यहाँ पे खड़े नहीं रह सकता इतना देर। विकास अपने पिता कैलाश को फ़ोन करता है, लेकिन नेटवर्क में ना होने के कारण से उनका फ़ोन नहीं लग पाता है। पता नहीं तुम दोनों का रिजर्वेशन है भी या नहीं। तुम दोनों बस यूं ही ट्रेन में सुहागरात मनाने के लिए चले आए? हाँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है इसलिए। ये आप कैसी बात कर रहे हो सर? आपको अभी टिकट दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर विकास टीटी को AC कोच में ले जाता है, जहां उसके पिता कमलेश दूसरे बारातियों के साथ बैठे हुए थे। विकास ने वहां जाकर टीटी को दिखाया, तब जाकर टीटी ने विकास को छोड़ा। उसके बाद विकास अपने केबिन में वापस आ गया।
ओफ, टीटी ने तो हमारा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। अभी विकास जी मेरे पास आएंगे, अपने हाथों से मेरा हाथ थामेंगे और घूंघट हटाएंगे और कहेंगे कि राधिका, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। यहाँ तुम्हें घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका इस तरह घूंघट में विकास का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसा वो सोच रही थी विकास की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है, विकास जी की तो आवाज़ भी नहीं आ रही। पता नहीं यहाँ कोई भी है भी या नहीं। लगता है मुझे अपना घूंघट खुद ही हटाना पड़ेगा। राधिका अपना घूंघट हटाती है तो देखती है कि विकास उसके सामने वाली सीट पर घोड़े बेचकर सो रहा है। ओह, ये तो सो गए हैं। लगता है रात भर की थकान के कारण इन्हें नींद आ गई है। कोई बात नहीं, दिन में जब नींद पूरी हो जाएगी तो हम रात भर जागेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और सुहागरात मनाएंगे। ऐसा सोचकर विकास के साथ राधिका भी सो जाती है। दोपहर के करीब 2 बजे ट्रेन का एक स्टाफ खाना लेकर आता है और राधिका को जगा देता है। खाना बोलो खाना। मैडम ये सीट 91-92 के लिए खाना लेकर आया हूँ। ये लीजिए, खाना ले लीजिए आप। नहीं भैया, हमें खाना नहीं चाहिए। ओके मैडम। इसके बाद स्टाफ खाना लेकर वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद विकास नींद से जाग जाता है। कोई खाना लेकर आया था क्या राधिका? नहीं, ऐसा नहीं है। आया था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। माँ ने ट्रेन का खाना खाने के लिए मना किया है ना। माँ ने हमें खाना दिया है, मैं खाना निकालती हूँ। इसके बाद राधिका 2 प्लेट में खाना निकालती है। वो 1 प्लेट विकास को देती है और दूसरी प्लेट खुद लेकर खाने लगती है। विकास ने देखा कि खाने में पूरी, कचौरी, सब्जियां और मिठाइयाँ थी। फिर वही खाना यार, कल रात से मैं बस यही खा रहा हूँ, कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए। लेकिन विकास के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसे भूख तो लगी ही थी। उसने वही खाना खा लिया और खाना खाने के बाद विकास दोबारा सो गया। अरे, ये तो फिर सो गए। इन्होंने मुझसे कुछ बात भी नहीं की। लगता है इन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। कहीं ये किसी दूसरी लड़की से प्यार तो नहीं करते। कहीं इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई। अगर ये बात सच हुई तो मैं क्या करूँगी? राधिका के मन में ऐसे ही नकारात्मक विचार आने लगे और वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर विकास की नींद टूट जाती है। क्या बात है राधिका, तुम रो क्यों रही हो? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस रोए जा रही थी। विकास ने राधिका का घूंघट हटाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है, माँ की याद आ रही है क्या? राधिका ने ना में सर हिलाया। फिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बताओ। राधिका ने रोते हुए कहा, क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? नहीं, लेकिन तुमसे ऐसे किसने कहा? किसी ने ऐसा नहीं कहा, बस मुझे ही ऐसा लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करते। फिर राधिका ने विकास को वो सब कुछ बताया जो वो सोच रही थी। धत पगली, मैं तो थकान के कारण लेट गया था, मुझे नींद आ गई थी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तो पूरी रात बाकी है, हम तो ट्रेन में सुहागरात मनाएंगे, क्यों परेशान हो? ऐसा कहकर विकास राधिका के करीब आता है कि तभी रेलवे का एक स्टाफ टी और स्नैक्स लेकर आ जाता है। सर, मैम। अब कौन आ गया? ऐसा कहकर वो पीछे मुड़कर देखता है। सर, चाय। इसके बाद विकास चाय और स्नैक्स लेकर उसे वापस भेज देता है। राधिका, पहले हम दोनों गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, ठीक है? हाँ, मुझे वैसे भी चाय की तलब लग रही थी। दोनों चाय पीते हैं, लेकिन गर्मा गर्म चाय पीते ही विकास के पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है। उफ, हो गया कांड। क्या हुआ जी? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है वॉशरूम जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर विकास जल्दी से टॉयलेट चला जाता है, जहां उसे लूज मोशन होने लगती है। वो बहुत देर तक टॉयलेट में ही बैठा रहता है। क्या बात है, बहुत देर हो गई। विकास जी अभी तक आए नहीं। मैं एक बार जाकर चेक करती हूँ। राधिका टॉयलेट के पास जाती है और बाहर से आवाज लगाने लगती है। विकास जी, क्या आप अंदर हैं? हाँ राधिका, मैं अंदर हूँ। मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे लूज मोशन हो रहा है। ओह, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो लूज मोशन की दवाई भी नहीं है। भाभी के पास मेरी दवाइयों का पैकेट रखा हुआ है, क्या तुम मेरी दवाइयाँ मांग कर ले आओगे क्या? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। इसके बाद राधिका सर पर बड़ा सा घूंघट लेकर 3rd AC की बोगी में जाती है, जहाँ उसके ससुर जेठानी और दूसरे बाराती बैठे हुए होते हैं। हालांकि उसे इस तरह सबके सामने जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन विकास के लिए उसे ऐसा करना जरूरी था।
वहां जाकर उसने अपनी जेठानी को सारी बातें बताई। इसके बाद कंचन दवाइयों का डिब्बा लेकर विकास और राधिका के कंपार्टमेंट में आ जाती है। तब तक विकास टॉयलेट से बाहर आ चुका था। कंचन ने विकास को दवाइयाँ दी, लेकिन उसे दवा का कुछ खास असर नहीं हुआ। विकास पूरी रात पेट दर्द और लूज मोशन की समस्या से परेशान रहा। दूसरे दिन मुंबई पहुंचकर विकास को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठीक हो जाने के बाद दोनों ने घर में ही सुहागरात मनाई। इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। माँ, देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी नन्ही सी गुड़िया बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। वैसे ये तूने नकली सोने की ज्वेलरी कहाँ से लेकर आई? माँ, वो मेरी सहेलियों ने दिया है। हम सब जब गुड्डे गुड़िया के खेल खेल रहे थे तब। अच्छा अच्छा। तभी काजल का पिता खेत से घर आता है। अरे वाह मेरी काजल बिटिया, तुम तो बिल्कुल रानी लग रही हो, रानी। पिताजी, मेरी सहेलियाँ कहती है कि उनके लिए राजकुमार आएंगे, तो इसलिए आप मेरे लिए भी एक अच्छा सा राजकुमार और सोने के महलों वाला ससुराल ढूंढ कर दीजिएगा। हाँ मेरी लाडो रानी, क्यों नहीं। काजल ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो अपने पिता से क्या मांग रही है। ऐसे ही समय बीतता है और काजल की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। इसी वजह से वो भगवान को प्यारी हो जाती है। अब काजल और उसके पिता ही उस घर में अकेले थे और एक दूसरे के सहारे हैं। काजल के पिता एक किसान थे, इसलिए वो रोजाना खेत पर चले जाते थे, तो वहीं काजल जैसे तैसे करके घर में अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब काजल बड़ी हो जाती है और घर को अच्छे तरीके से संभाल लेती है। एक रोज की बात है, शहर के बहुत बड़े उद्योगपति मूलचंद जी अपने बेटे के साथ गांव में आते हैं। बेटा तुम एक काम करो, जाओ और जाकर गांव को अच्छे से देख लो और तुम्हें जो जमीन अच्छा लगे मुझे आकर बता देना। हम उस जमीन को खरीद लेंगे, वहां पर हम अपना मॉल बनवाएंगे। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा ध्यान रखना अपना, क्योंकि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम। ऐसा कहकर लकी वहां से गांव घूमने चला गया। वहीं दूसरी ओर तेज धूप होने के कारण से मूलचंद को चक्कर सा आने लगा। तभी काजल वहां पर आकर उन्हें संभाल लेती है और उन्हें अपने घर ले आती है। आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। इतने में हरिराम भी घर आ जाता है और वो मूलचंद को देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे यार मूलचंद, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हरिराम भाई, ये तेरा घर है और वो जो लड़की है वो तेरी बिटिया है। हाँ, मेरी ही बेटी है। तू काजल को तो बचपन से देखा था ना, वो बड़ी हो गई है। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे आज काजल बिटिया ने ही मेरी जान बचाई है। अभी मूलचंद इतना कहता ही है कि तभी उसका बेटा लकी भी वहां पर आ जाता है और सारी बातें जानकर वो काजल का धन्यवाद करता है। वैसे तो वो काजल को देखकर मन ही मन उससे मोहित हो जाता है और मूलचंद भली भांति समझ जाता है कि लकी को काजल पसंद है। इसके बाद हरिराम बोलता है, वैसे भाई बहुत दिनों बाद लौटा है तू अपने गांव, तो शहर में जाकर वहीं का होकर रह गया है ना? क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस घर लौटने का मौका ही नहीं मिला। तू तो कितना बूढ़ा हो गया है हरिराम। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट, बस थोड़ा टकलू हो रहा है बस। दोनों दोस्त उस रोज खूब बातें करते हैं और वहीं लकी और काजल भी चोरी छुप के एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी मूलचंद हरिराम से कहता है, मुझे लग रहा है हरिराम, हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी में अमीरी क्या गरीबी क्या दोस्त, पहले तो मैं भी किसान ही था, वो तो मैं शहर चला गया तो खुद का काम शुरू कर लिया, तो किस्मत चमक गई और आज जो है ये सब करने लगा। मैं काम करता हूँ, मैं घर जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्द ही काजल बिटिया को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, ये वादा है मेरा। ये वादा करके मूलचंद वहां से चला जाता है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की होने की वजह से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। वही कुछ दिन बाद ये खबर आई कि हरिराम भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर मिलते ही मूलचंद लकी के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन मूलचंद ये बात अब बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी काजल को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी, इसलिए उसने लकी और काजल की शादी करवा दी और काजल को बहू बनाकर शहर ले आया। वहीं काजल के बचपन का सपना पूरा हो गया कि अब वो बड़े घर की बहू बन गई।
लेकिन उसके सास को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तहजीब से बात करो सुजाता, अब वो इस घर की बहू है, बड़ी बहू। जाओ और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी पिताजी। काजल जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने की घड़ी, सोने का शो पीस देखकर हैरान रह जाती है। उधर सुजाता गुस्से से भर जाती है। एक और गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। पहले ही ये बड़ी बहू कम थी जो एक और गरीब आ गई यहाँ। अपनी ये नींद जैसी जुबान बंद कर सुजाता। अब जो हो गया वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब जो भी है, ये दोनों ही हमारी घर की बहू हैं। मूलचंद के समझाने पर गुस्से में सुजाता वहां से चली जाती है। रात को काजल अपने कमरे में आ जाती है। काजल जी, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। वो क्या है ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। और हाँ, माँ का किसी बात का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं, माँ जी का किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। उनका गुस्सा होना जायज़ है और आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही माँ जी के दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी। और एक गरीब घर की लड़की एक ऐसे घर में आई है जहाँ जहाँ हर चीज़ सोने की है। सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज़। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना माँ जी को इस गरीब बहू को अपनाने में। काजल अपने सोने से भरे ससुराल के चकाचौंध को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन, देवरानी जी, आज आपके मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो, इस सोने के थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए दीदी? सचमुच हम दोनों तो बहुत ही किस्मत वाली हैं, जैसा सोने से बड़ा ससुराल हमें मिला है। काजल, आज तुम्हें ये चकाचौंध देखकर अपने सोने की चीजों से भरे ससुराल को देखकर खुशी होगी, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह बनेगा। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे घर में आ गई तू काजल। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है, और अगर मैं वहीं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। हे राम, ये तो इतने सारे गहने हैं। इतने गहने पहनकर तो मैं थक ही जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ एक सोने का सेट ही पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद, राधा बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए थे सिर्फ छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू इसे सिर्फ 4 ही गहना पकड़ा कर आई है। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर काली पट्टी लगी हुई थी क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया हमारे घर में हर चीज सोने की बनी हुई है? लेकिन फिर भी तू ये 2 गहने पहन कर आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे ही गहने दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने, क्योंकि इतने गहने मुझसे पहने नहीं जाते। छोटे घर से आए तुम गरीबों से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। इतने गहने तो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा। खैर छोड़ो, आज शाम को हमें एक बहुत बड़े पार्टी में जाना है। तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना, हम सभी शादी में जाएंगे। शाम को वो सभी तैयार हो जाते हैं और वो सब कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में काफी जाम था, जिसे देखकर सुजाता अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, आगे से शॉर्टकट ले लेना। जंगल के रास्ते होते हुए जाएंगे तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम जी, रात को जंगल से होते हुए जाना सुरक्षित नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था कि वहाँ काफी लुटेरे रहते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम सब घबराओ मत। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। सुजाता के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। ऐसे ही वो जंगल के अंदर चलते जाते हैं कि तभी एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। आज तो लगता है भाई लॉटरी लगने वाली है। एक साथ इतना सारा सोना। हाँ भाई, आज तो पूरा का पूरा शोरूम ही खुद हमारे पास चल कर आया है। ए बुढ़िया, चल अपने सारे गहने निकाल कर हमें दे दे, और साथ ही अपनी दोनों बहुओं के भी। खबरदार जो तुमने मेरे गहनों को हाथ लगाया। माँ जी, ये इनसे बहस करने का समय नहीं है। हाँ, देवरानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी, अगर जान रही तो ऐसे गहने और भी बन जाएंगे।
नहीं, मैं नहीं दूंगी। उनके ग्रुप का तीसरा गुंडा सुजाता को चाकू मार देता है और वहां से सारे गहने लेकर फरार हो जाता है। जैसे तैसे करके उनकी बहू एम्बुलेंस को बुलाती है और अपनी सास को अस्पताल में भर्ती करवाती है। अब मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। अब मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि तुम अब इतने सारे गहने पहनो। अब जो तुम्हारे मन में आए तुम वैसा ही पहनो, वैसा ही करो। अब तो मैं कभी भी इतने सारे गहने ना पहनूं। उस दिन के बाद से सुजाता ने कभी भी अपनी बहुओं को ढेर सारे गहने पहनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से सुजाता ठीक हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।